अरे क्रिश का गाना सुनेगा? ले बेटा, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। सारी दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया। ले बेटा। आसमान आज अपनी पूरी भयावहता के साथ धरती पर झुका हुआ था। सावन की वो रात साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो बादलों ने सूरज को हमेशा के लिए निगल लिया हो। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि अगर कोई अपनी हथेली भी चेहरे के सामने रखे तो उसे देख पाना असंभव था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी और बारिश की बूंदें जमीन पर किसी कोड़े की तरह बरस रही थी। खेतों के बीच से गुजरने वाली वो संकरी पगडंडी जो गर्मियों में धूल से भरी रहती थी, अब कीचड़ और मलबे का दलदल बन चुकी थी। दूर दराज के पेड़ों पर बैठे उल्लुओं की डरावनी आवाजें और मेंढकों का निरंतर टर टर उस सन्नाटे को और भी गहरा और रहस्यमयी बना रहा था। बीच बीच में जब बिजली कड़कती तो पूरा परिदृश्य एक पल के लिए दूधिया रोशनी में नहा जाता और फिर अगले ही पल सब कुछ पहले से भी ज्यादा काला हो जाता। इसी प्रलयकारी माहौल के बीच बिंदु नाम का एक किसान अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ रहा था। बिंदु का स्वभाव गांव के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। जहां लोग इस मौसम में अपने घरों के किवाड़ चढ़ाकर दुबक जाते थे, वहीं बिंदु को प्रकृति के इस रौद्र रूप में एक अलग ही मजा आता था। उसने अपनी धोती को घुटनों तक खोंस रखा था। बदन पर एक पुरानी बनियान थी और सिर पर फटा हुआ गमछा कसकर बांध रखा था ताकि बारिश का पानी सीधे आंखों में न गिरे। उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी पोटली लटका रखी थी और हाथ में जो लाठी थी वो उसे हर कदम पर जमीन पर ठोकता था। बिंदु अपनी ही मस्ती में चूर था। उसे ना तो भूतों का डर था और ना ही सांपों का। अचानक उसने एक लंबा गला साफ किया और अपनी फटी हुई लेकिन बुलंद आवाज में गाना शुरू किया। अरे क्रिश का गाना सुनेगा? ले बेटा, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। सारी दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। ले बेटा। वो गाते गाते कभी कभी कीचड़ में थोड़ा फिसलता, फिर खुद को संभालता और ठहाका मारकर हंस पड़ता। उसे लग रहा था कि आज की रात वो इस रास्ते का अकेला शहंशाह है। अभी वो पगडंडी के उस मोड़ पर पहुंचा ही था जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। तभी उसे सामने से किसी के तेजी से भागने की आहट सुनाई दी। छप छप छप। कीचड़ में पैरों की आवाज बिजली की कड़कड़ाहट के बीच भी साफ सुनी जा सकती थी। बिंदु ने अपनी गायकी तुरंत रोक दी। उसने अपनी लाठी दोनों हाथों से पकड़ ली और थोड़ा झुककर अंधेरे को चीरने की कोशिश करने लगा। ये कौन है भाई? ये आधी रात को कौन सा सांड खुला घूम रहा है? तभी बिजली कड़की और एक साया उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। वो आदमी पागलों की तरह हाँफ रहा था। जैसे ही वो करीब आया, जो चेहरा दिखा वो उसके जिगरी दोस्त श्याम का था। श्याम पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। अरे श्यामवा, का भाई ये का हाल बना रखे हो? कहाँ ही बिना पहिए की रेलगाड़ी बने भागे जा रहे हो ये आधी रात और कड़ाके की बारिश में? का बात है रे? कहीं पड़ोस वाले टोले की किसी कन्या वन्या से चोरी छुपे मिलने का चक्कर है का? सच सच बोलो, हमसे काहे मुंह छुपा रहे हो? श्याम ने रुकने की कोशिश की, लेकिन उसके फेफड़े जवाब दे रहे थे। उसने झुककर अपने घुटनों पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। धत बुड़बक, तोरा दिमाग हमेशा उहे सब फालतू बात में काहे चलता है रे बिंदु? ई का हमारा रोमांस लड़ाने का उम्र है? देख नहीं रहे हो, प्राण एकदम गले में अटक गया है और तुमको यहाँ बकैती सूझ रहा है। अरे भाई, हम उस चट्टी वाली चाय की दुकान की तरफ लपक रहे हैं जहां आज भारी जमघट लगा है। अरे परी बेवक दुकान पर का है? ये मुनुआ चाय वाला तो अब तक किवाड़ चढ़ा के खर्राटे भर रहा होगा। का हो गया वहां जो तुम इतना हड़बड़ाए हो कि गिरते पड़ते जा रहे हो? का कोई पंचायत बैठी है का? श्याम ने अपना गमछा निकाला और चेहरे का पानी पोंछते हुए बिंदु की ओर देखा। अरे बिंदु भैया, तुमको सही में खबर नहीं लगा का?
आज रामवीर काका उस चाय की दुकान पर डेरा डाले हुए हैं। गांव के लड़कों ने बताया कि काका आज कोई बहुत भारी और सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। हम बस इसीलिए भागे जा रहे हैं कि कहीं देर न हो जाए और काका किस्सा शुरू करके खत्म न कर दें। हम नहीं चाहते कि ई मौका हाथ से निकल जाए। फिर काका कब हाथ आएंगे किसको पता। रामवीर काका, ये नाम सुनते ही बिंदु का पूरा चेहरा खिल उठा। काका गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी ख्याति उनके ज्ञान से ज्यादा उनके किस्सा गोई के हुनर के लिए थी। कहा जाता था कि जब वे कहानी सुनाते हैं तो सुनने वालों को भूख प्यास का होश नहीं रहता। अरे क्या बात कर रहे हो, रामवीर काका आए हैं? अरे वो तो बड़े भारी ज्ञानी आदमी है भाई। सुना है उनका कहानी तो शहर के बड़े बड़े अखबारों में भी छपा है। का सच में वही काका हैं? हाँ भाई, ये वही काका हैं। अब यहाँ खड़े होकर अपनी विद्वता मत झाड़ो। अगर उनका पहला शब्द छूट गया तो समझो पूरी कहानी का रस चला गया। अब तू भी हमारे साथ चल रहा है या यहीं खड़ा होकर भीगता रहेगा? अरे तो पहले काहे नहीं बताया रे श्यामवा? रुको रुको, हम भी चलेंगे। अब अपना पैर जरा जल्दी जल्दी बढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम पहुंचे और काका अपनी चिलम बुझा के उड़ जाए। चल, आज देखते हैं काका के पिटारे में क्या है। दोनों दोस्त अब उस अंधेरे और मूसलाधार बारिश में एक साथ भागने लगे। उनके पैरों से उछलती कीचड़ उनके कपड़ों को गंदा कर रही थी, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ उस चाय की दुकान पर था। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, दूर से एक धुंधली सी पीली रोशनी दिखाई देने लगी। वो लालटेन की रोशनी थी जो बारिश की वजह से थरथरा रही थी। वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। मुनुआ की चाय की दुकान के टूटे हुए छप्पर के नीचे लकड़ी की बेंच पर कुछ लोग पत्थर की मूरत बने बैठे थे। बीच में बैठे थे रामवीर काका। काका ने एक हाथ में चिलम थामी हुई थी और उनकी सफेद दाढ़ी लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। बिंदु और श्याम जैसे ही हाँफते हुए पहुंचे, काका ने अपनी तिरछी नजरों से उन्हें देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। अरे क्या बात है भाई, ये आधी रात को कहाँ की दौड़ लगा रहे हो तुम दोनों? ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई ब्रह्म पिशाच पड़ा हो तुम लोगों के। बिंदु ने अपनी लाठी किनारे रखी और हाँफते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम काका, हम तो बस आप ही के खोज में यहाँ तक खींचे चले आए। बड़ी चर्चा सुनी है आपकी कहानियों की। सुना है आप जो कहते हैं वो आंखों के सामने दिखने लगता है। आज मौसम भी गजब है, तो हमने सोचा कि आज कोई तगड़ा वाला और एकदम असली किस्सा सुना ही दीजिए। काका ने अपनी चिलम से एक लंबा कश खींचा। धुएं का एक बड़ा बादल उनके मुंह से निकला और बारिश की बूंदों में विलीन हो गया। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़कर दोनों दोस्तों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराए। ठीक है, जब इतनी आफत झेल के यहाँ तक आ ही गए हो तो बैठो। आज तुम लोग को एकदम सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। ये तब की बात है जब हम बहुत छोटे थे और हमारा ये गांव ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। हमारे गांव के उस पुराने कुएं के पास एक बार गजबे हुआ था। वहां मौजूद चाय वाला और वो अजनबी आदमी भी अब काका की तरफ मुड़ गए। सन्नाटा इतना गहरा गया कि बिंदु को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। काका ने अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलटे और बोले, हाँ, जहां तक हमको याद आ रहा है बिल्कुल साफ साफ याद है। हाँ, अब कान लगा के सुनो। कार्तिक गांव के बस स्टैंड पर उतरा तो धूप खिली हुई थी और उसे हवा में एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। पूरा गांव जैसे मातम मना रहा हो या शायद कुछ बहुत गहरा राज छुपा रहा हो। रास्ते में उसे गांव के काका मिले। राम राम काका, आप लोग इतने शांत क्यों हैं? भैया के घर पर ताला क्यों लगा है? बेटा, ये सवाल मत पूछ। अगर अपनी जान प्यारी है तो वापस शहर चला जा। यहाँ मौत नाच रही है। क्या मतलब जान प्यारी है? मेरा भाई गायब है और आप कह रहे हैं भाग जाओ? क्या गुनाह किया है उसने? काका ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से वहां से चले गए। कार्तिक अपने पुश्तैनी घर पहुंचा। आंगन में धूल जमी थी
और वहां सूखे पत्तों के बीच किसी के घिसटने के निशान थे। भैया, मैं आ गया हूं, एक बार आवाज तो दो, मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। तभी उसे गांव के पुराने शमशान की ओर से कौओं के कांव कांव की तेज आवाज आई। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां शमशान का बूढ़ा रखवाला आग ताप रहा था। बाबा, यहाँ पिछले 2 दिनों में किसी की चिता जलाई गई है क्या? मेरे भाई दीपक की लाश आई थी यहाँ। लाश? लाश तो तब आएगी ना बेटा जब कोई मरेगा। यहाँ तो मौत ने खेल खेला है। सही सवाल ये पूछ कि लाश गई कहाँ। आप सब पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? कोई सच क्यों नहीं बोलता? तभी गांव के कुछ और लोग वहां जमा हो गए। जो हो गया उसे भूल जा। दीपक अब कभी वापस नहीं आएगा। गांव की भलाई इसी में है कि तू वापस चला जाए। भलाई? मेरा खून का रिश्ता खत्म हो गया और तुम लोग भलाई की बात कर रहे हो? क्या तुम सबने मिलकर उसे मार डाला? भीड़ धीरे धीरे छकने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत ने अंधेरे में कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। बेटा, रात में बाहर मत निकलना। जो तू ढूंढ रहा है वो तुझे ढूंढ लेगा। यहाँ जो मरते हैं वो चैन से नहीं मरते। दादी, आप क्या जानती हैं? क्या हुआ था उस रात? बूढ़ी औरत ने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बिना कुछ कहे चली गई। शाम ढलते ही आसमान काला पड़ गया। कार्तिक पेड़ के पास खड़ा था। तभी उसे अपने कान के पास एक आवाज सुनाई दी। कार्तिक, बचा ले मुझे। भैया, भैया आप कहाँ हो? सामने आओ। वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा और पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट थी। कार्तिक को अब एहसास होने लगा था कि उसके भाई की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। सच कुएं की गहराई की तरह काला और डरावना था। शाम के साए गहरे हो चुके थे और गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था मानो हवा ने भी अपना दम साध लिया हो। कार्तिक अपने पुराने घर की रसोई में एक दिया जलाकर बैठा था। बिजली जा चुकी थी और मोमबत्ती की कांपती रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। तभी घर के पिछले हिस्से में लगे पीपल के पेड़ से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर भारी कदम रख रहा हो। कौन है माँ? माधव भाई, क्या आप हो? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने दिया बुझा दिया। पूरे कमरे में पिच अंधेरा छा गया। तभी कार्तिक के कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, पीछे मत देखना कार्तिक, अभी नहीं। कार्तिक का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च चलाई और वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर निकला। वो आवाज उसे गांव के उस पुराने रास्ते की ओर ले जा रही थी जो काले कुएं की तरफ जाता था। वहां पहुंचते ही उसे सड़ांध की एक ऐसी तेज गंध आई जैसे कोई चीज महीनों से पानी में सड़ रही हो। कुएं के मुंडेर पर एक साया बैठा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो साया नीचे कूद गया, लेकिन पानी की आवाज सामान्य नहीं थी। वो किसी के चीखने जैसी सुनाई दी। भैया, क्या आप वहां हो? मुझे जवाब दो। बचा ले मुझे कार्तिक, बहुत ठंड है यहाँ। ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। भैया, आप बाहर क्यों नहीं आते? मैं रस्सी फेंकता हूँ, उसे पकड़ लो। रस्सी शरीर को ऊपर लाती है कार्तिक, रूह को नहीं। उन्होंने मुझे जिंदा ही इस काले पानी में दफन कर दिया। मेरी आखिरी सांस अभी भी इस कुएं की दीवारों में कैद है। कार्तिक फूट फूट कर रोने लगा। उसने कुएं के अंदर झांका, जहां पानी बिल्कुल काला और स्थिर था। अचानक पानी के अंदर से एक हाथ ऊपर आया। वो हाथ सफेद पड़ चुका था और उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी। ये क्या है? तभी झाड़ियों के पीछे से गांव का एक आदमी बिंदु निकलता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो बुरी तरह कांप रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है शहरिया? यहाँ से भाग जा, वरना ये कुआं तुझे भी निकल जाएगा। बिंदु, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता है तू उस रात भैया के साथ था। बता, क्या हुआ था उस रात? हमने उसे समझाया था कार्तिक। हमने कहा था कि वो जमीन के कागजात हमें दे दे, पर वो अड़ा रहा। फिर ठाकुर के लड़कों ने उसे पकड़ा और क्या?
बोल। और उन्होंने उसे इसी कुएं में धक्का दे दिया। वो चीखता रहा, हाथ पैर मारता रहा, पर हमने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसकी आखिरी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा। एक भयानक काली धुंध कुएं से बाहर निकली और बिंदु को चारों तरफ से घेर लिया। बिंदु, तूने कहा था कि तू मेरा दोस्त है, फिर पत्थर क्यों फेंके? नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे ठाकुर ने मजबूर किया था। दीपक, मुझे माफ कर दे। बिंदु को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया। उसके गले पर नीले निशान उभरने लगे, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। कार्तिक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। भैया रुक जाइए, इसे कानून के हवाले करेंगे, इसे मत मारिए। कानून अंधा होता है कार्तिक, पर रूहें सब देखती हैं। आज इस कुएं को एक और बलि चाहिए। एक जोरदार झटके के साथ बिंदु कुएं के अंदर जा गिरा और फिर सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। कार्तिक जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी कुएं की मुंडेर पर उसे एक भीगा हुआ कागज मिला। उसने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। वो वही जमीन के कागजात थे जिनके लिए दीपक की जान ली गई थी, पर उन कागजों के नीचे खून से लिखा एक नाम था जिसे देखकर कार्तिक के कलेजे के टुकड़े हो गए। वो नाम किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि उसके किसी बहुत करीबी का था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी गीली हथेली उसके कंधे पर रखी गई। कागज मिल गए कार्तिक, अब इन्हें मुझे दे दो। कार्तिक ने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। अंधेरे में खड़ी वो आकृति कोई और नहीं, बल्कि गांव का वही सरपंच था जिसे वो अपना सबसे बड़ा हमदर्द मान रहा था। सरपंच की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। दीपक को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब तेरी बारी है। शहर से यहां आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने मेरे भाई को मारा? आप तो हमारे पिता समान थे। जमीन और पैसा किसी का सगा नहीं होता बेटा। अब खामोश हो जा, वरना ये कुआं आज छोटा पड़ जाएगा। जैसे ही सरपंच ने अपनी बंदूक निकाली, कुएं से एक ठंडी लहर उठी और पूरे जंगल में दीपक की रूहानी हंसी गूंज उठी। सस्पेंस अब मौत के खेल में बदलने वाला था। काले कुएं के पास सन्नाटा अब और भी जानलेवा हो गया था। सरपंच की बंदूक की नली कार्तिक की कनपटी पर थी और उसकी आंखों में वो लालच था जो इंसानों को जानवर बना देता है। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे हजारों लोग एक साथ सिसक रहे हों। देख कार्तिक, बहुत हो गया सस्पेंस का खेल। ये कागज मुझे दे दे, वरना कल सुबह गांव वाले तेरी भी लाश इसी कुएं में ढूंढेंगे और शायद तेरी भी लाश कभी नहीं मिलेगी। मेरे भाई ने आप पर भरोसा किया था, उसमें आपको पिता माना था। क्या सिर्फ इस जमीन के टुकड़े के लिए आपने उसकी जान ले ली? बेटा, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सोना है। यहां से हाईवे निकलने वाला है, करोड़ों की जमीन है ये। दीपक अड़ंगा लगा रहा था, कह रहा था कि ये पुरखों की निशानी है, इसे नहीं बेचेगा, तो बस उसे ही निशानी बना दिया। अभी सरपंच ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक कुएं का पानी किसी ज्वालामुखी की तरह खौलने लगा। पूरे जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने परिंदों के पर कतर दिए। सरपंच, तूने मेरा सौदा किया था, अब मैं तेरा हिसाब करूंगा। अचानक सरपंच का हाथ हवा में जम गया। वो चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। उसकी बंदूक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और खुद ब खुद टुकड़ों में टूट गई। ये क्या हो रहा है? कौन है वहां? सामने आओ। तभी अंधेरे से धुआं निकला और दीपक की आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें सुलगते हुए कोयले जैसी थी और शरीर से काला पानी टपक रहा था। कार्तिक, पीछे हट जा। आज इस जमीन को खून की जरूरत है, पर मेरा नहीं, इनके गंदे खून की। भैया शांत हो जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? दीपक की रूह ने हाथ हवा में लहराया और झाड़ियों के पीछे छिपे सरपंच के दो और आदमी, राका और बिल्लू, घिसटते हुए बाहर आ गए।
उनके गले में अदृश्य फंदे कसे हुए थे। दीपक भाई, हमें छोड़ दो। हमें सरपंच ने पैसे दिए थे। हमने तुझे धक्का नहीं दिया था, बस पैर पकड़े थे। पैर पकड़े थे ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। हर वो हाथ कटेगा जिसने मुझे उस रात छुआ था। अचानक राका के हाथ अजीब तरह से मुड़ने लगे। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। कार्तिक बाबू, बचा लो हमें। अपने भाई को रोको। हम सब बता देंगे, पुलिस को बता देंगे। भैया रुकिए, अगर आप इन्हें मार देंगे तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? इन्हें कानून की सजा मिलने दीजिए। कानून? जब मैं उस कुएं में गिर रहा था तब कानून कहाँ था कार्तिक? जब ये लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे और मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, तब कानून सो रहा था। आज इंसाफ कुआं करेगा। अचानक जमीन फटने लगी। बिल्लू और राका को जैसे किसी ने जमीन के अंदर खींच लिया। उनकी सिर्फ डरी हुई आंखें बाहर दिख रही थी। मैं सब वापस कर दूंगा। कार्तिक, ये कागज ले ले, मुझे बस जाने दे। सरपंच जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि रास्ता गायब हो चुका है। हर तरफ सिर्फ घने कांटे और आग की लपटें थी। कहाँ जाएगा सरपंच? तूने कहा था ना कि लाश कभी नहीं मिलेगी। देख, तेरी लाश तो मिलेगी पर पहचानने लायक नहीं बचेगी। अचानक जंगल की मिट्टी गीली होने लगी। वही सड़ी हुई गंध फिर से फैल गई। कार्तिक ने देखा कि हजारों काले हाथ जमीन से बाहर निकल रहे थे। वे हाथ सरपंच के पैरों को जकड़ने लगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। कार्तिक, बचा ले मुझे। मैं तुझे शहर में बंगला दिला दूंगा। बंगला? मुझे वो भाई चाहिए जो आपकी वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। आपने उसका सौदा किया था, अब अपनी जान का सौदा कीजिए। सरपंच को उन हाथों ने कुएं की मुंडेर तक खींच लिया। वो जोर जोर से हाथ पैर मार रहा था, पर रूहानी ताकत के आगे वो एक तिनके जैसा था। आज रात ये गांव गवाह बनेगा कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो कुएं की तरह गहरा हो जाता है। एक जोरदार झटके के साथ सरपंच कुएं के अंदर खींचा गया। हवा में उसकी आखिरी चीख गूंजी, बचाओ! और फिर एक गहरा सब कुछ शांत हो गया। धुआं छटने लगा और चांद की रोशनी साफ दिखाई देने लगी। दीपक की रूह धीरे धीरे धुंधली होने लगी। कार्तिक, अब मेरी प्यास बुझ गई है। ये कागज ले जा और गांव के स्कूल के नाम कर दे। किसी और का खून इस जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। भैया, क्या आप जा रहे हैं? क्या मैं फिर कभी आपको नहीं देख पाऊंगा? मैं यहीं हूँ, हवाओं में, मिट्टी में। पर याद रखना कार्तिक, इंसाफ मिल गया है, पर जख्म अभी बाकी है। रूह गायब हो गई। कार्तिक अकेले उस वीरान कुएं के पास खड़ा था। उसके हाथ में वो कागजात थे, लेकिन जैसे ही उसने कागज को पलटा, उसके पीछे एक नई इबारत लिखी थी। खतरा अभी टला नहीं, असली गुनहगार अभी जिंदा है। कार्तिक की रूह कांप गई। अगर सरपंच मास्टरमाइंड नहीं था, तो फिर वो कौन था जिसने दीपक को मरवाने की सुपारी दी थी? सस्पेंस अब एक नई करवट ले चुका था। कुएं के पास का सन्नाटा अब और भी गहरा और भारी हो गया था। सरपंच की मौत के बाद कार्तिक को लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उसके हाथ में मौजूद कागज के पीछे लिखी उस एक लाइन ने उसकी रूह कपा दी थी। असली गुनहगार अभी जिंदा है। कार्तिक के हाथ कांप रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक और साया निकला। ये माधव था, वही पड़ोसी जिसने कार्तिक को शहर फोन करके बुलाया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। माधव भाई, आप यहाँ इस वक्त? आपने देखा यहाँ क्या हुआ? सरपंच और वो सब? हाँ कार्तिक, सब देखा। सरपंच को अपनी करनी का फल मिल गया। पर क्या तुझे लगता है कि सरपंच जैसा लालची आदमी इतना बड़ा प्लान अकेले बना सकता था? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? दीपक को जमीन बेचने के लिए मजबूर करना सरपंच का काम था, लेकिन दीपक की हर चाल की खबर उसे कौन दे रहा था? उसे ये किसने बताया कि दीपक किस वक्त अकेला कुएं के पास होगा?
कार्तिक के दिमाग की नसें फटने लगी। उसे याद आया कि दीपक ने फोन पर उसे बताया था कि वो केवल माधव पर भरोसा करता है। माधव, क्या तुमने मेरे भाई को धोखा दिया? तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। दोस्ती से पेट नहीं भरता कार्तिक। सरपंच ने मुझे इस जमीन के सौदे में आधा हिस्सा देने का वादा किया था। दीपक मरता नहीं तो मुझे पैसे कैसे मिलते? और हाँ, तुझे गांव बुलाने का आइडिया भी मेरा ही था, ताकि सरपंच तुझसे भी उन कागजों पर दस्तखत करवा सके। तभी वातावरण की हवा एकदम बर्फीली हो गई। कुएं के अंदर से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। वो दीपक की रूह थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी विकराल था। माधव, मैंने तुझे अपना भाई माना था और तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। दीपक, नहीं। देख, मैं तो बस, मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरी बात सुन। भैया रुकिए, इसे मत मारिए, इसे तड़पने दीजिए। नहीं कार्तिक, विश्वासघात की सजा सिर्फ मौत होती है। इसने सिर्फ मुझे नहीं मारा, इसने उस भरोसे का कत्ल किया है जो दुनिया को चलाता है। अचानक माधव के चारों तरफ अदृश्य जंजीरें लिपट गईं। वो हवा में छटपटाने लगा, उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसकी आंखें बाहर को उबलने लगी। बचाओ कार्तिक, मुझे बचा लो। जिस भाई ने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा माना, तुमने उसे तड़पते हुए मरते देखा। आज तुम भी उसी तड़प को महसूस करो। एक जोरदार धमाके के साथ माधव का शरीर कुएं की ओर खिंचा चला गया। जैसे ही वो कुएं के अंदर गिरा, कुएं का पानी एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार दीपक की रूह गायब नहीं हुई। वो कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। इंसाफ पूरा हुआ कार्तिक, पर याद रखना, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अब मैं जा रहा हूं, पर मेरी आवाज हमेशा इस कुएं में दफन रहेगी, ताकि गांव का कोई और बेटा लालच का शिकार ना बने। भैया, क्या आप अब शांति से रहेंगे? शांति? शायद, पर उन पापों का क्या जो अभी भी इस मिट्टी में दबे हैं? सूरज की पहली किरण फूटने ही वाली थी। दीपक की रूह धुंधली होकर गायब हो गई। कार्तिक ने उन कागजों को कुएं के पास ही जला दिया। उसने तय किया कि वो अब कभी शहर वापस नहीं जाएगा। वो इसी गांव में रहकर उस जमीन पर एक अस्पताल बनवाएगा, ताकि किसी और की जान बेमौत न जाए।